ज़िंदगी में अक्सर लोग थोड़ी सी मुश्किल आती है और हार जाते हैं। ख़ासकर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो सोचते हैं कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, ये चीज़ हमसे मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में मेरे साथ अभी प्रेजेंट हैं मेरे सामने संयम सक्सेना, जिन्होंने अपनी क्लास 11 से लेके IIT तक की जो जर्नी है उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उतार चढ़ाव से मेरा सेंस ये है कि संयम चाहते थे कि इनकी JEE एडवांस में टॉप 50 या टॉप 100 में रैंक आए, और इनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आई बिलीव IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस थी। और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इनकी पहली प्रेफरेंस थी, जो इन्हें JEE एडवांस के थ्रू नहीं मिल पाई, क्योंकि जो ये रैंक सोच रहे थे वो पहली बार में नहीं पा सके किसी इशू की वजह से, जो हम इनसे डिस्कस करेंगे आज। बट इन्होंने उसको बहुत नॉर्मली लिया एंड ही डिडंट फील द सेटबैक, और इन्हें कंटिन्यू रखा। और इससे बहुत कुछ सीखने को, बहुत इंस्पायरिंग है इनकी पूरी कहानी। सीखने को मिलता है कि लाइफ में हमेशा जो चीज़ आप चाहते हैं वैसा मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट डाउन फील करें, फ्रस्ट्रेटेड फील करें, या डिप्रेशन में चले जाएं, या परेशान हो जाएं। या तो जस्ट कंटिन्यू विद दिस। आपका क्या कहना है संयम इस बारे में कि जो आपने लास्ट ईयर एग्जैक्टली 1 साल पहले जब रिज़ल्ट आया था JEE एडवांस का, तो वो शायद आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था, तो आपकी वो जर्नी तब से अब तक की कैसी रही, इस बारे में आप कुछ शेयर करें स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से। अगर मैं अपने JEE एडवांस के रिज़ल्ट को देखूं तो, और अपने उसे कंपेयर करूं अपनी स्टार्टिंग की जर्नी से, लाइक फ्रॉम 11th क्लास से 12th क्लास की एंड तक, तो मतलब 11th क्लास से 12th क्लास तक मैंने कभी इस इंस्टीट्यूट में अपनी सेकंड पोजीशन देखी नहीं थी। मतलब नॉट फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर कंटिन्यूस एग्जाम, मे बी आफ्टर लाइक 4-5 टेक्स कभी एक ऐसा टेस्ट होता था जिसमें मैं सेकंड या फिर कभी थर्ड आया हूँगा। बट एट दी एंड, टुवर्ड्स दी एंड, ड्यू टू अ बिट ऑफ हेल्थ इशूज़, मेरी हेल्थ डिटेरियोरेशन की वजह से मेरी पढ़ाई काफ़ी अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से मेरा एडवांस अच्छा नहीं गया। एंड लाइक जो रैंक मैंने सोची थी प्रिपरेशन के टाइम विच वॉज अबाउट अंडर 100, उसके काफ़ी बेकार रैंक आई विच वॉज 872 इन JEE एडवांस्ड। बट उसके बाद आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ एट IIT बॉम्बे, एंड मेरी पसंद की ब्रांच थी इंजीनियरिंग फिजिक्स, वो वाली भी। बट जब मैं IIT बॉम्बे गया और मैंने फर्स्ट ईयर में मतलब मैं काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, मतलब आई जस्ट फॉरवर्ड रिजल्ट्स, बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मेजरली फोकस करते हैं रिजल्ट्स की तरफ, जो IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर में मैंने बिल्कुल फॉरगेट कर दिया था थर्ड अपने अंदर से। एंड दी मैक्स दैट आई फोकस्ड ऑन वाज माई स्टडीज एंटायरली। लाइक मेरे को बस उस प्रोसेस में काफ़ी इन्जॉय आ रहा था, एंड जो पढ़ाई थी वो काफ़ी अच्छी लेवल की थी। एंड बट ये पूरी पढ़ाई ऑनलाइन थी इस प्रिपरेशन में? पूरी पढ़ाई ऑनलाइन थी, बट आपने उसे एंजॉय किया वहाँ? या एग्जैक्टली। तो उन लोगों का जो करिकुलम था वो था डिफ़िकल्ट, काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, मोनोटोनस लग रहा था। बट उस टाइम बस मैंने अपने प्रोसेस पे फोकस किया, एंड असाइनमेंट्स और उनके टेस्ट रेगुलरली करता रहा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइक गेटिंग अ गुड स्कोर और समथिंग। रिजल्ट मतलब सब में अच्छा आया, बट ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छा था या बहुत बेकार था किसी में। एंड एट दी एंड कंटिन्यूस एफर्ट से लाइक आई गॉट एंड अबाउट 9.93 CPI। तो यू गॉट आफ्टर फर्स्ट ईयर यू गॉट 9.93 CPI in IIT Bombay, and what was your institute rank? It was second. Okay, that's great. Second rank संयम ने सिक्योर किया है पूरे इंस्टीट्यूट में, और मुझे सुनने में आया शायद कि पहले सेमेस्टर के बाद आपने परफेक्ट 10 स्कोर किया था। Yes sir. तो ही स्कोर 10 आउट ऑफ 10, और कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रही होगी कि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो कंप्यूटर साइंस थी IIT बॉम्बे में, और वो शायद नहीं मिल पाई आपको JEE एडवांस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे कंप्यूटर साइंस जाना है। एक्चुअली मैंने अपने JEE एडवांस वाली जर्नी से बस एक ही चीज़ सोची थी कि द लीस्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स उतना बेटर आपका होता है। तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज के लिए पढ़ ही नहीं रहा था, मतलब मैंने एंटायरली सिर्फ प्रोसेस पे फोकस किया था। और क्योंकि बिकॉज माई करंट ब्रांच इज ऑल्सो वेरी नाइस, इट इज़ द थर्ड बेस्ट ब्रांच ऑफ IIT बॉम्बे, एंड रिसर्च प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं थी, एंड आई एंटायरली फोकस ऑन प्रोसेस। और बट होपफुली मतलब हाँ, बट नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे जो क्योंकि आपने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में यहाँ प्रिपरेशन की है, और आपने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वो रिज़ल्ट सोच रहे होते हैं, अगर वो नहीं आता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट उससे भी पहले आपने भी अपने साथ के बच्चों को देखा होगा, और मैं हर साल देखता रहता हूँ कि बच्चे जैसे स्कॉलर्स जिनके टेस्ट में ही किसी टेस्ट में अपीयर कर रहे हैं और उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे खुद को इवेलुएट करने लगते हैं कि शायद मुझ में टैलेंट नहीं है या हम उस काबिल नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ स्टीम है उनका लो होने लगता है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये कैसा ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को?
एक्चुअली सर ये मेरे साथ भी कई बार हुआ था। लाइक जब मेरे मार्क्स कम आने लगे थे और पूरी एफर्ट्स देने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो उस पॉइंट पे मतलब बहुत बुरा फील होता है। एंड डेफिनेटली हम सोचते हैं कि गिव अप कर देते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आप एक पॉइंट पे अगर गिव अप कर देते हो तो फिर आपके इम्प्रूवमेंट का कोई होप नहीं होता फ्यूचर में। मतलब आप करंट वाली पोजीशन से अगर आपका पास ख़राब भी रहा है या फिर अगर आपकी अभी तक अच्छा नहीं आया है, तो उसमें लीव अप करने से तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना किसी भी बात का। मतलब एक ही चीज़ है कि आप नेक्स्ट चीज़ों को जितना बेटर कर सकते हो उतना करिए, और उसी वही आपके कंट्रोल में भी है, सिर्फ उसके पीछे कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो उस पीछे के रिजल्ट से बेकार फील करने के मतलब उससे ज़्यादा बेटर है कि आप आगे वाले पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो और जो बेस्ट आपको आगे मिल सकता है उस पर कंसंट्रेट करो, मतलब लीविंग जो भी आपके पास पुराना हो चुका। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो आज के दौर में हैं उन्हें लॉन्ग टर्म व्यू लेने की ज़रूरत है। Yes. और वो बहुत शॉर्ट टर्म सोच के आते हैं बहुत सारे बच्चे कि नहीं मुझे यहाँ पे टॉप करना है या मे बी मुझे आईआईटी जाना है। तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10th में 11th में भी आते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं हमें तो आईआईटी से कंप्यूटर साइंस ही करना है, और वो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाता है तो दे फील कि नहीं हम तो हमारी लाइफ वर्थ इट नहीं है। कई सारे बच्चे पता चलता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कि अब आपने आईआईटी की ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिया है और ये एक रैट रेस जैसा बन गया है जिसमें बच्चों को लगता है कि अगर हमने ये अचीव नहीं किया तो हमारी लाइफ जो है वर्थलेस है। व्हाट इज़ योर असेसमेंट रिगार्डिंग दिस सिचुएशन? एक्चुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने फर्स्ट ईयर की लाइफ से एट आईआईटी बॉम्बे, तो मतलब मेरा भी जो पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स आईआईटी वो ऐसा ही था कि देयर आर ओनली अ वेरी फ्यू ब्रांचेस जहाँ पर जाने पर आपको मतलब काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और बाकी सारी बेकार ब्रांचेस हैं। बट जब मैं कॉलेज गया और मैंने अपने सीनियर से इंटरेक्ट की तो जनरली जो मचाओ सीनियर्स थे दे वर मूव फ्रॉम मैकेनिकल एंड मेटा टाइप ब्रांचेस रादर देन सीएस। इन्होंने एक टर्म यूज़ किया मचाओ, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब कि जो बहुत क्या कहते हैं, सेंस क्या है कि जो बहुत अच्छा करते हैं, मतलब ओवरऑल मतलब इंटायरली डेवलप्ड इन एवरीथिंग, लाइक एकेडम्स में भी अच्छे और मतलब एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं और बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं। उनके लिए टर्म अलग अलग आईआईटीज़ में अलग अलग टर्म है। इनके यहाँ मचाओ है, ठीक है, और कहीं पे फोड़ू बोलते हैं, है ना, कहीं से चापू बोलते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर में अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो इनका असेसमेंट क्या आप कह रहे थे कि वो जो मचाओ सीनियर्स हैं या तो वो जनरली मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल या फिर सिविल जैसी ब्रांचेस थे रादर देन सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल। तो और एक और चीज़ है कि जब मैंने अपने सीनियर से बात करी तो उन्होंने क्लियरली बताया कि आप किसी भी ब्रांच में हो उससे आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऑब्वियसली एक सीएस वाले बंदे को या फिर एक इलेक्ट्रिकल वाले इंसान को एक अपर हैंड मिलता है, बट ओनली इन अ वेरी फ्यू पर्टिकुलर कंपनी, लिमिटेड सेंस, या इन लिमिटेड सेंस। बट आपकी स्किल ज़्यादा मैटर करती हैं जो आप 4 साल में गेन करते हो, और वो आप रिड्यूस्ड मतलब जैसे मैकेनिकल या फिर बाकी ब्रांचेस हैं जिन्हें आप अच्छी ब्रांचेस नहीं मानते उससे नीचे वाली ब्रांचेस को ऑब्वियसली, लेकिन उनका अपना करिकुलम काफ़ी कम होता है तो उनके पास एक अलग एडवांटेज होता है टू एक्सेल एट दी जॉब्स। तो सिर्फ सीएस या फिर इलेक्ट्रिकल तक कंसंट्रेट कर लेना अपने आप को अभी सही, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रादर देन गेटिंग अ गुड कॉलेज जहाँ का। हाँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम में काउंसलिंग भी होने वाली है और काउंसलिंग को लेके भी स्टूडेंट्स में बहुत सारा डाउट रहता है। कई बार बच्चे गलत चॉइस फिलअप कर देते हैं। तो जो आपसे डिस्कशन करके मुझे समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये किसी ब्रांच को लेके पर्टिकुलरली ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यही ब्रांच चाहिए, और कॉलेज को डेफिनेटली प्रेफरेंस देना है। Yes. और दूसरा कि जो आपसे बात करके समझ में आया कि वो ये कि थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चीज़ों को लेके, मुझे यही चाहिए। अगर नहीं भी मिल रहा है देन यू शुड देन ऑल्सो मूव अहेड हैप्पीली, क्योंकि अगर ओवरऑल आप देखें तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आईआईटी नहीं जा पाते हैं, वो एनआईटी से जाके ही बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे भी आपको आइडिया लगा होगा, बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी एनआईटी नहीं जाते हैं, जो मैंने देखा है वो दूसरी जगह से पढ़ के भी करते हैं। जैसा आपने देखा कि मुझे कोई बात नहीं जो मेरी पसंद की ब्रांच नहीं है, स्टिल दूसरा मिल रहा है तो लेट मी मूव अहेड एंड लिव माई लाइफ, एन्जॉय माई लाइफ। और आपके कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी नहीं था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। यू जस्ट ट्राई टू एन्जॉय द एकेडमिक्स एंड यू फाइनली गॉट द नंबर 1 ब्रांच, आई मीन टॉप 30 टॉप 40 रैंक्स। जनरल कैटेगरी में कितनी रैंक्स तक आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल पाता है? 60 तक जनरली मिलता है। तो इफेक्टिवली यू हैव सिक्योर्ड टॉप 60 रैंक इन जेईई एडवांस। ऐसे में जो बच्चे बहुत एक्सपेक्टेशन से बिलो परफॉर्म करते हैं, उनके पेरेंट्स या उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर जेईई मेन या जेईई एडवांस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए और लग रहा है कि उनकी जो ड्रीम ब्रांच है या ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम?
मतलब मैंने अपनी इवन नेबर्स में या फिर रिलेटिव्स में काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो कि नॉर्मल NIT भी, मतलब NIT भी रहने दीजिए, इवन फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस। मतलब हमारे बेस्ट एग्जांपल जो प्राइवेट कॉलेज के हैं वो सत्या नडेला हैं, इज़ CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एंड उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया था। और इवन उन्हें भी हटा दीजिए, उतने एक्सेप्शनल ना रखें तो काफ़ी सारे नॉर्मल बच्चे जो कि मतलब इवन बिट्स मिलानी में भी नहीं गए या फिर किसी NIT में भी नहीं गए, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी जॉब सिक्योर की हैं। इवन अगर कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर कुछ सेलेक्टिव बच्चे होते हैं IIT से, बट बाकी कॉलेजेस के भी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। ट्रू। मतलब लोग अपनी परफॉर्मेंस को लेके, बच्चे क्लास 11 में पढ़ते होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, तब भी जजमेंटल हो जाते हैं और दे स्टार्ट थिंकिंग कि मैं इतना स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं IIT नहीं जा पाऊँगा। तो उस ड्यूरेशन में जब वो बच्चे होपलेस होने लगते हैं, क्योंकि वो जर्नी आपने भी ट्रैवर्स की है, तो उस टाइम में उनकी जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ टू टफ। वैसे में उन्हें क्या करना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मेरे एक टीचर ने मेरे को कुछ 3 H बताए थे लाइफ के, जो काफ़ी इजी बनाए थे आपको सर्वाइवल। एक तो ह्यूमर, एक ऑनेस्टी और तीसरा हार्ड वर्क। तो अभी ह्यूमर रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, बट ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, अगर आप अपने आप को ऑनेस्ट हो और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो कंसिस्टेंटली, तो जो आप बिना हार्ड वर्क के अचीव करने वाले थे उससे आप काफ़ी बेटर करोगे। ट्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सही हम कह रहे हैं कि भाई जस्ट कीप डूइंग द हार्ड वर्क एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए और फल पे फोकस मत करिए। यही मोर और लेस मैंने देखा है संयम का मंत्र है और वो डिस्कस भी कर रहे हैं। और काउंसलिंग जो बच्चे अभी अटेंड करने वाले होंगे JEE मेन JEE एडवांस की, उनके लिए आपका क्या मंत्र है कि उन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए? कॉलेज और ब्रांच को लेके जो एक जनरल कन्फ्यूज़न रहता है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? एक्चुअली सर, उन्हें पहले तो दोनों फैक्टर्स देखने हैं, ब्रांच भी और कॉलेज भी। बट अगर उन्हें टॉप्स के, मतलब कुछ लोग होंगे जिन्होंने JEE एडवांस क्रैक कर लिया होगा, और अगर उन्हें टॉप 6 IIT में से कोई सा भी IIT मिल रहा है, टॉप 5 या टॉप 6 IIT में से, एंड इवन अगर उन्हें NIT में CS मिल रही है एज़ कम्पेयर टू सपोज मेटलर्जी ना IIT खड़गपुर या फिर किसी ऐसी ब्रांच में, तो वो ब्रांच ऑफ IIT काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू उनका दूसरा वाला जो NIT की CS है या फिर किसी और कॉलेज की CS है, अगर उन्हें मिल पा रही है। बिकॉज सिर्फ ब्रांच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉग होता है। जैसे सारी IITs के एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, मतलब दे आर फंडेड बाय देयर एलुमनाइज, तो वहाँ पर जाना काफ़ी बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू किसी और अच्छी ब्रांच में ले लेना नॉर्मल कॉलेज, अगर उन्हें मिल पा रही है। आप खुद अभी अपनी ब्रांच इंजीनियरिंग फिजिक्स से चेंज करके कंप्यूटर साइंस में आ चुके हैं, इसके बावजूद आप एडवाइस कर रहे हैं कि जो एक मैड रश है कंप्यूटर साइंस को लेके या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच काफ़ी जगह होती है, तो आप स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट एडवाइस कर रहे हैं कि डोंट गो आफ्टर दिस रश। यस सर, बिकॉज मैंने अपने, मतलब मैं बता दूँ, मेरा फर्स्ट ईयर में जो हमारे कोर्सेज होते थे, लाइक सपोज कुछ सीनियर्स अरेंज करते हैं स्टूडेंट के लिए कोडिंग कैंप्स, तो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया कि जो सीनियर्स हमें सिखा रहे थे, मतलब जिन्हें हम देखकर इंस्पायर होते थे फर्स्ट ईयर में कि हमें कोडिंग इनकी वजह से करनी है, दे वर ऑल फ्रॉम लाइक नॉन CS और नॉन इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। नहीं, फिर वैसे में बच्चों को लगता है कि जब हमें अल्टीमेटली कोडिंग ही पढ़नी है तो हम दूसरे ब्रांचेस में क्यों जाएं, उन्हें लगता है कि हम दूसरे ब्रांचेस में जो पढ़ रहे हैं वो टाइम का वेस्टेज है। हाँ। इसलिए CS में ही जाना अच्छा है। उस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब हर ब्रांच का अपना एडवांटेज होता है। मी बीइंग इन CS, अब मैं पढ़ रहा हूँ जब CS के टॉपिक्स, तो कोडिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है CS का। मतलब CS इज मोर अबाउट थ्योरेटिकल लर्निंग ऑफ दी कंसेप्ट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज़ें। और डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, मतलब CS इज अ लॉट ऑफ मैथ्स स्पेशली, जो कि जनरली लोग डिस्प्ले नहीं करते जब वो किसी ब्रांच के बारे में बताते हैं। कोडिंग एक पार्ट है, प्रोग्रामिंग एक पार्ट है जो आपको पर्टिकुलरली जॉब दिलवाता है, बट मोर देन दैट आपका IQ, आपकी हार्डवर्क और आपकी जो स्किल्स आपने डेवलप करी हैं फर्स्ट 4 ईयर्स में, वो मैटर करती हैं ज़्यादा। कोडिंग कोई भी सीख सकता है, मतलब करंट वाली टाइम में। तो सिर्फ कोडिंग को देख कर ना जाएँ, आप पहले करिकुलम उठाएँ CS का, काफ़ी थ्योरेटिकल होता है और काफ़ी इंटेंस भी होता है, और उसे देखें क्या आपके लिए वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ कोडिंग तो किसी ब्रांच में ये कर सकते हैं। ओके, गोइंग बैक टू योर प्रिपरेशन डेज, काफ़ी सारे बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी वो ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत टफ़ है और अब हमें प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स पे फोकस करना चाहिए। और स्पेशली ये फेनोमेनन क्लास 12 के एंड के टुवर्ड्स देखने को मिलता है। क्या आपके बैच में भी आपने ऐसी चीज़ें फेस करी या स्टूडेंट्स ने, आपके बैचमेट्स ने, आपके क्लास के 100 बच्चे थे, उन्होंने भी ये फेस किया और उसमें से कुछ रहे होंगे जिन्होंने इवेंचुअली ड्रॉप करके सिर्फ बोर्ड पे फोकस किया? क्योंकि क्लास 12 के एंड के टुवर्ड्स एक प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, वो ये है
कि उन्हें लगता है कि क्लास 11th की भी कुछ चीज़ें उन्हें छूट रही हैं, उतना अच्छे से याद नहीं है, फिर सामने में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिखते हैं तो एकदम से पैनिक बटन बच्चे प्रेस कर देते हैं। और वैसी सिचुएशन में ही कई बार मैंने देखा है कि बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करते हैं। तो वैसे ही सिचुएशन क्या आपने अपने टाइम में फेस करी, कुछ आपके साथ के बच्चों ने भी ऐसा डिसीजन लिया? व्हाट वुड यू एडवाइस टू स्टूडेंट्स? ये सब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ के, मेरे बैच के इवन, जिन लोगों ने अबाउट आई गेस 2 to 3 मंथ्स पहले बोर्ड से कम्प्लीटली क्लासेस में आना बंद कर दिया था, विच वॉज अराउंड दिसंबर उन्होंने बंद कर दिया था, फर्स्ट डे मेंस अटेम्प्ट से पहले। और उसके बाद उन्होंने इंटायरली बोर्ड पे फोकस किया। बट मैंने देखा कि उन लोगों के बोर्ड्स में भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, और उसके बाद उनका सेकंड वाला जेई मेंस का अटेम्प्ट भी काफ़ी मतलब उतना एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं रहता, बिकॉज वंस यू लूज कॉन्टैक्ट विद कंटिन्यूस स्टडीज ऑफ जेई मेंस या फिर एडवांस की प्रिपरेशन, उसके बाद रिकनेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उन चीज़ों के साथ दोबारा से। तो बोर्ड्स के लिए एंटायरली 2-3 मंथ्स का बैक ऑफ ले लेना ये सेंसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं अपना बोलूँ तो मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़े थे अलग से बोर्ड्स के लिए, विच वर इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन मैंने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ा था, मतलब हमारी एक्चुअली जिस कॉलेज स्कूल में था तो उनकी एक संडे को क्लास लगती थी। मतलब आपने शुरुआत ही फिजिकल एजुकेशन पढ़ना 2 दिन पहले किया? Yes, sir. एग्जाम से 2 दिन पहले, बोर्ड एग्जाम पे? उसके पहले आपने पढ़ा नहीं था? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था। और कितने मार्क्स आए आपके फिजिकल? 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल एजुकेशन में? अरे श्योर आप एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले आपने पढ़ना शुरू किया, उसके पहले आपने फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा था? क्योंकि जनरली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि वो बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर में आ जाते हैं, फिर दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। और मैं बता दूं जो लोग सुन रहे हैं कि एज़ पर द इंफॉर्मेशन टिल डेट संयम इज़ द टॉपर एट नेशनल लेवल इन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 12th। साइंस स्ट्रीम में इनसे ज़्यादा मार्क्स अभी तक किसी के भी पता नहीं चले हैं। आई बिलीव इट वाज 98.4%। 98.4% ने सिक्योर किया क्लास 12 बोर्ड में, जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लाने के साथ साथ। तो इनकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट अस लिसन टू हिम कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी। जैसे फिजिकल एजुकेशन कह रहे हैं कि 2 दिन, हालांकि ये जनरली एडवाइजेबल नहीं है, हर कोई बच्चा 2 दिन नहीं कर पाएगा। लोग यही सोचेंगे कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे इसलिए आपने कर लिया। तो आपकी जनरल एडवाइस क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है? एक्चुअली सर मैं अगर सब्जेक्ट्स में ब्रेक करके बताऊं तो फिर सिंस इंग्लिश की क्लासेस हम लोगों की लग रही थी, हमारी आई गेस 1 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो क्लासेस के अपार्ट मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जो मैम ने क्लास में बताया था सिर्फ मैंने वही पढ़ा था, और उससे मेरे आई गेस 96 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आपके 96 थे? और मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ा था। तो इंग्लिश कंसिस्टेंट थी, क्योंकि इंग्लिश में आपको फोकस करना पड़ेगा, वो है मतलब थोड़े काफ़ी सारे चैप्टर्स उसको। लेकिन जो 5th सब्जेक्ट है उसमें आप कम टाइम भी देंगे तो हाँ चल सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी रेगुलर बैठ के सेल्फ स्टडी करने की हैबिट है, तो आप कम टाइम में भी कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, पता चला हमने बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाया, जैसे आपने कहा कि आपके साथ के वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन छोड़ दी, अल्टीमेटली वो बोर्ड में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो वैसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो जो एक डायलेमा आ जाता है उससे कैसे ओवरकम करें वो? मैंने मतलब एक चीज़ नोटिस करी थी इस प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, अपनी बोर्ड वाली प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए थे, मतलब अगर हम पैटर्न देखें फिजिक्स का या फिर इवन केमिस्ट्री का पैटर्न देखें, तो जो ट्रेंड है थ्योरेटिक्स का, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज का जो पेपर में आती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। इवन जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है या फिर जो उससे पहले भी थी, वो फोकस कर रही है मोर ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, न्यूमेरिकल्स पे। हाँ, न्यूमेरिकल्स पे। तो जैसे फिजिक्स का एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी टफ बता रहे थे मेरे साथ वाले बच्चे, क्योंकि उसमें अपारेंटली कुछ ऐसे प्रूफ्स आ गए थे जो हम लोग जेई प्रिपरेशन में करते हैं। ओके। तो मेरे लिए वो काफ़ी ईजी था। तो मतलब अगर हम जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो हमारा बोर्ड वाला एग्ज़ाम है, मतलब अब काफ़ी ईजी होने लगा है, बिकॉज अब वहाँ पर हमारी जो नॉलेज है वो टेस्ट होती है रादर देन हमारी रोड लर्निंग स्किल्स। और एक और अच्छी चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर से आई गेस की बोर्ड भी MCQ टाइप हो रहे हैं सारे। MCQ टाइप हो रहे हैं, तो उसमें तो जेई नॉलेज आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब अगर आप सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हो, बिकॉज जेई मेंस में थ्योरेटिकल टॉपिक आते हैं, तो अगर आपने जेई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो उसके बाद आपका बोर्ड्स काफ़ी अच्छा जाएगा डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो होती है वो आपकी जेई में जैसे एग्जाम से ही होती है डेवलप। तो वही है। और हाँ, वो फिजिकल एजुकेशन वाला जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने 2 दिन पहले पढ़ना तो स्टार्ट किया था, बट हर संडे को हमारी एक क्लास होती थी, हमारे इंस्ट्रक्टर आगे हमें पढ़ाते थे, तो मे बी उसकी वजह से भी मतलब नॉर्मल रहा होगा, तो थोड़ा कैच में थे हम लोग, बट पूरी इंटेंसिटी से पढ़ना 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया था बस। मतलब जो स्कॉलरशिप में जो आपकी क्लासेस लग रही थी 5th सब्जेक्ट की भी, वो सफिशिएंट थी आपको लगता है? उससे आप आसानी से कवर कर सकते हैं, उसके लिए पैनिक करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है, शायद उसका मार्जिन भी नहीं है आपके शेड्यूल में। हाँ सर, नहीं। और एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस ये करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे जो
बिल्कुल एंड मोमेंट में आके पैनिक करने लगते हैं, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स या क्लास 12th के शुरू के टॉपिक्स या जब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो बैकलॉग जो हो जाता है उसको लेके वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं अंडर सीवियर स्ट्रेस। तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी? क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ होती है, उन्हें लगता है कि ये टॉपिक्स मेरे बचे हुए हैं, इसके लिए भी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम सामने हैं, तो इतने सारे जो वेरिएबल उनके दिमाग में आते हैं तो दे जस्ट लूज इट आउट, दे जस्ट गिव इट अप कि नहीं ये पॉसिबल, इट इज़ गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट इज़ योर एडवाइस इन दिस सिचुएशन? जी, आपने एडवाइस किया था मतलब हम लोगों को, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे, और ये मतलब वही कि जो टॉपिक्स आपके काफ़ी वीक हैं एंड लाइक सपोज एग्ज़ाम आपका केवल 1-2 महीने बाद है या फिर इवन 20 डेज़ हैं किसी एग्ज़ाम को, या फिर 1 महीना है, 2 महीने हैं, तो उस मोमेंट में आप केवल उन टॉपिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी सिर्फ अगर 2 महीने बचे हुए हैं तो भी, जो आपके ऑलरेडी थोड़े बहुत टच में रहे हैं। कभी आप कंप्लीटली नया टॉपिक उठा के स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उस समय आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, मतलब आपको सेलेक्ट डाउन करना पड़ेगा चीज़ों को कि ये चीज़ मेरे को नहीं आती, तो अब इसमें मतलब नहीं करना इसके आगे। मतलब जो नहीं आती है उसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसे छोड़ दीजिए, और जो है मतलब आपकी हैबिट में जो आप सॉल्व करते आए हो या फिर वो वीक होने लगा है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और उन्हें बेटर करने में कोशिश करें। बिकॉज जो एग्ज़ाम आता है वो काफ़ी राउंडेड आता है, मतलब वो हर टॉपिक से आता है, ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक के बहुत ही बड़ा वेटेज आ जाए किसी चीज़ में। तो इसलिए इट डजेंट मैटर कि 1-2 टॉपिक या फिर 3-4 टॉपिक भी अगर आपके वीक हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग करें। अगर एडवांस के लिए जा रहे हैं, अगर मेंस के लिए जा रहे हैं, तो फिर एक राउंडेड डेवलप करें मतलब सब टॉपिक्स को, लेकिन उन्हें छोड़ दें जो बिल्कुल नहीं हुए हैं अभी तक। ओवरऑल जो डिस्कशन से मुझे समझ में आ रहा है, जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए मैसेज है, जो सारी बातचीत से मुझे लगा संयम से, कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है कि यू आर नेवर डिफीटेड अंटिल यू गिव अप। तो आप जब तक ट्राई करते रहते हैं तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डिफीट, जैसे इन्होंने अपने केस में बताया, और पॉजिटिव लेके चलने की ज़रूरत है। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि संयम के केस में भी काफ़ी सारे लोग जो थे वो डिसअपॉइंटेड फील किए कि इनकी रैंक जे एडवांस में बहुत ख़राब आई, बट इन्होंने उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लिया, एंड ही कंटिन्यूड विथ हिज लाइफ इन IIT विथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी। क्लास 11-12 में भी इनके साथ काफ़ी सारे ऐसे मौके आए, बट ही कंटिन्यूड विथ पॉजिटिविटी, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू सिक्योर 98.4% क्लास 12 बोर्ड as well as secure very good rank in JEE Main and JEE Advanced. Thanks for talking with us, संयम। टाइम टू टाइम आपको बुलाते रहेंगे, और congratulations for your big achievement. Institute rank 2 in IIT Bombay from a small town like मुरादाबाद is definitely a big thing, क्योंकि जहाँ ये पढ़ने गए हैं वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बहुत अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे, सब टॉप मोस्ट बच्चे जो हैं वो आते हैं। वैसी जगह पे जाके इन्होंने 2nd रैंक स्कोर किया है after first year, and he is able to change his branch from engineering physics to computer science. It's a big moment, it's a moment of pride for all of us who are from small cities like Muradabad. Thank you, Sayam, and congratulations once again.